हेलो स्टूडेंट। क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान में इतिहास का आज दूसरा चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो समाजवाद, यूरोप में समाजवाद मतलब ये कि समाजवाद का मतलब ये होता है कि जैसे वह व्यवस्था जिसमें जो जनता, वहाँ की जो जनता होती है, उनके बारे में, उनके विकास के लिए जब व्यवस्थाएं की जाती हैं तो वह समाजवादी व्यवस्था कहलाती है। यानी कि जनता के हित को ध्यान में रखकर की जाने वाली व्यवस्थाएं समाजवाद कहलाती हैं। तो पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था कि फ्रांस में क्रांति हुई और निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति हुई। जनता ने विद्रोह किया, आंदोलन किया, निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति हुई। 1789 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की गई। गणतंत्र की स्थापना कब हुई? फ्रांस में 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई। पुनः संविधान बनाए गए और जनता को, वहाँ के नागरिकों को राजनीतिक अधिकार दिया गया। तो यह क्रांति सिर्फ फ्रांस के लिए ही नहीं, जो क्रांति हुई सिर्फ फ्रांस को ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे उस क्रांति का प्रभाव पहले यूरोप के विभिन्न देशों में, यूरोप के जो विभिन्न देश थे वहाँ पे, फिर धीरे धीरे एशिया, अमेरिका, अन्य महाद्वीपों में भी वह क्रांति का जो प्रभाव था वह फैल गया कि जनता की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए क्रांतियाँ होनी चाहिए, जिससे वहाँ की देश की जनता की जो भी समस्याएं हैं वह समाप्त हो जाए। तो जो क्रांति हुई वह पूरे देश में, पहले फ्रांस फिर यूरोप होते हुए पूरे दुनिया के विभिन्न देशों में फैल गया। अब उस दौरान कुछ विचारधाराएं पनपने लगी। जो क्रांतियाँ हुई 18वीं सदी 19वीं सदी में जो क्रांतियाँ हो रही थी, उस दौरान यूरोप में कुछ विचारधाराएं पनपने लगी, जिनमें कुछ विचारधाराएं थी। ये पहला पॉइंट जो दिया है, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। 3 प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी, विचारधारा थी, 3 प्रकार की विचारधारा फैल गई थी उस समय यूरोप में। अब उसमें ये क्या क्या था? उदारवादी का मतलब क्या था? जो उदारवादी थे, ये इसका क्या मतलब था? उदारवादी लोग स्वतंत्रता के समर्थक थे, आज़ादी के समर्थक थे। मतलब ये कि ये लोग चाहते थे कि समाज में सबको बराबर का अधिकार दिया जाए। यानी कि समाज में या तो कोई भी गरीब व्यक्ति हो या अमीर व्यक्ति हो या किसी भी धर्म का हो, सबको एक बराबर जगह मिलना चाहिए। तो ये समाज के परिवर्तन के समर्थक थे। जो उदारवादी लोग थे, ये समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। जो पुरानी परंपराएं थी उसको तोड़कर, उसको समाप्त करके नई विचारधाराओं को वो समाज में उसका प्रचार और प्रसार करना चाहते थे। तो नई विचारधारा क्या था उदारवादियों का? कि सभी को, वो ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को समान बराबर का अधिकार मिले। और इसके साथ, क्योंकि उस समय क्या था कि जो यूरोप में देश थे, विभिन्न देश थे, वहाँ पे किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। जो चर्च, जो ब्रिटेन की सरकार की चर्च थी, यानी कि चर्च जो धर्म था उस समय, चर्च क्या था? क्रिश्चियन। तो उस समय जो कैथोलिक चर्च के समर्थक लोग थे, ज़्यादातर कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उस समय जो बाद में प्रोटेस्टेंट क्या कहते हैं कि ईसाई धर्म में 2 संप्रदाय बाद में, पहले तो कैथोलिक चर्च था, एक बाद में प्रोटेस्टेंट चर्च हुआ, प्रोटेस्टेंट धर्म हुआ। तो जो कैथोलिक चर्च को मानने वाले थे उनकी संख्या ज़्यादा थी। तो उदारवादी जो समूह थे वे वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। यानी कि उदारवादी लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि वंशवाद हो किसी भी सत्ता में। अगर राजा, जैसे राजतंत्र में क्या होता है कि उसका पुत्र बनता है, राजा का पुत्र राजा बनेगा, फिर उसका पुत्र या उसके संबंधी ही राजा बनते हैं। तो इस प्रकार के उदारवादी जो लोग थे वे इसके समर्थक नहीं थे, बल्कि इसके विरोधी थे। वे ऐसी सरकार नहीं चाहते थे जो वंशवाद के आधार पर हो। उनका क्या कहना था? उनका मानना यह था
कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करके उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यानी कि अगर जो भी व्यक्ति अगर किसी भी लायक हो तो उसके उस हिसाब से उसको काम मिलना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि राजा का अगर पुत्र है तो वही राजा बने, अगर उसके अलावा भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो राजा बनने के योग्य है तो वो राजा बन सकता है। तो इस प्रकार से जो उदारवादियों का विचार था वो क्या था? उदारवादियों का विचार यह था कि ऐसे समाज का निर्माण हो जहाँ पे सभी को एक बराबर अधिकार मिले। ये किसका विचार था? उदारवादियों का। दूसरा जो था रेडिकल, ये जो रेडिकल लोग थे इनका विचार क्या था? रेडिकल जो विचारधारा थी उसका विचार यह था कि ऐसी सरकार हो जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। मतलब कि जनसंख्या के आधार पे जिनके समर्थक ज़्यादा हों, यानी कि जिनके जैसे चुनाव होता है बहुमत के आधार पर सरकार बनती है, उसी प्रकार से जिनके समर्थक ज़्यादा हों, जिस बात को मानने वाले समर्थक ज़्यादा हों उसी की सरकार बने। जबकि उदारवादियों का विचार था कि बराबर सबको बराबरी का हक मिले। जबकि रेडिकल संप्रदाय के लोग थे वे ऐसी सरकार चाहते थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो, यानी कि जनसंख्या की बहुमत के आधार पे उस प्रकार की सरकार बने। इनमें से बहुत सारे लोग क्या थे? महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। यानी कि जो रेडिकल संप्रदाय के लोग थे वे महिला मताधिकार के आंदोलन के समर्थक थे। यहाँ तक कि उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। यानी कि ये लोग नहीं चाहते थे कि उद्योगपतियों और जमींदारों को कोई भी अधिकार मिले, जबकि उदारवादी लोग इसके समर्थक थे कि उद्योगपतियों और जमींदारों को विशेषाधिकार मिले। लेकिन जो रेडिकल संप्रदाय के लोग थे वे ये चाहते थे कि कोई भी जमींदार हो या उद्योगपति हो उसको किसी भी प्रकार की विशेषाधिकार न मिले। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर। यानी कि इन लोगों का कहना यह था कि किसी भी व्यक्ति के पास जितनी भी संपत्ति है वो तो उसका ही है, तो वे इसका विरोध नहीं करते थे, बल्कि उन जो बड़े संपत्ति रखने वाले जो बड़े लोग थे उनको जो अलग प्रकार से अधिकार दिया जाता था, विशेषाधिकार दिया जाता था, जन्म जात अधिकार दिया जाता था, उसके ये लोग क्या करते थे? इसके ये विरोधी थे। फिर तीसरा पॉइंट क्या है इसमें का? तीसरा जो रूढ़िवादी संप्रदाय के लोग थे, जो रूढ़िवादी लोग थे इनका क्या कहना था? ये लोग रेडिकल और उदारवाद दोनों के खिलाफ थे। जो रूढ़िवादी लोग थे वे उदारवादियों के भी खिलाफ थे और रेडिकल विचारधारा के भी खिलाफ थे। लेकिन जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उस दौरान रूढ़िवाद भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। क्योंकि रूढ़िवाद का मतलब क्या होता है? रूढ़िवाद का मतलब होता है पुरानी परंपराओं को मानने वाले। जो पुरानी परंपराएं, अंधविश्वास होते हैं, पुराने जमाने से 1000 साल 2000 साल पहले से जो बातें चल रही होती हैं उसी को वे लोग मानते हैं, नई बातों को मानने से इनकार करते हैं। लेकिन बाद में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो ये लोग भी बदलाव को स्वीकार करने लगे कि उन्हें पुरानी बातों को मानने से कुछ पुरानी बातों को छोड़ देना चाहिए। यहाँ तक कि जो 18वीं शताब्दी था उस समय रूढ़िवादी आमतौर पे परिवर्तनों के विचार का विरोध करते थे। पहले क्या था कि जब फ्रांस की क्रांति नहीं हुई थी उससे पहले रूढ़िवादी लोग क्या करते थे? उनका विचार था कि जो आमतौर पे जो पुरानी परंपराएं हैं उसका परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद यानी कि 19वीं सदी आते आते उन्होंने कुछ परिवर्तन को आवश्यक समझा, यानी कि उनके जो पुरानी विचारधारा है उसमें कुछ परिवर्तन आवश्यक है। तो इस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति के बाद राजनीतिक उथल पुथल पैदा हो गई थी समाज में। यानी कि इस प्रकार की विचारधारा पनप गई थी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवादियों का अलग विचारधारा था, रेडिकलों का अलग विचारधारा और रूढ़िवादियों का अलग। उदारवादी क्या चाहते थे कि सभी को बराबर हक मिले, जबकि रेडिकल लोग जनसंख्या के आधार पे बहुमत के आधार के समर्थक थे। जबकि रूढ़िवादी लोग क्या थे? ये दोनों की विचारधाराओं को नहीं मानते थे, दोनों के विरोधी थे। तो ये था। अब अगला पॉइंट क्या है? औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। अब इसमें क्या हुआ?
इसमें ये हुआ कि जैसे कि औद्योगिक, उस समय औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हो गई थी। औद्योगिक क्रांति स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ कि जी किसी भी क्षेत्र में जब औद्योगिक क्रांति स्टार्ट होती है तो क्या होता है, नए उद्योगों का विकास होता है, शहरों का विकास होता है, और उन जब नए उद्योग धंधों का विकास होगा तो उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने पे क्या होता है, उस उत्पादन को, सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए सड़कें बनाई जाती हैं, वाहन होते हैं, वाहनों का विकास होता है, रेलवे का विकास किया गया। तो इस प्रकार से ये क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति के होने से क्या हुआ, शहरों का विकास हुआ, सड़कों का विकास हुआ, रेलवे का विकास हुआ। औद्योगिकरण ने क्या किया, जो औरतें थी, आदमियों थी, औरत थे, आदमी, बच्चे थे, सबको कारखानों में ला दिया। क्योंकि जब औद्योगिक की क्रांति हुआ तो उन्हें मजदूरों की आवश्यकता पड़ी, फैक्ट्रियाँ खुली, कंपनी, कारखाने खुले, तो उन्हें मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। तो उन्होंने क्या किया, औरतों, आदमियों, बच्चों, सबको कारखाने में काम देने के लिए वे क्या किए, बुलाए। अब क्या होता था, घंटे यानी पाली बहुत लंबी, जो काम होते थे उनको काफ़ी लंबे समय के लिए काम करना पड़ता था, क्योंकि मजदूरों की संख्या बहुत ही कम थी। अब औद्योगिक क्रांति होने के बाद बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुली, उन्हें कारखाने लगाए गए। अब उन्हें मजदूरों की आवश्यकता थी, क्योंकि मजदूर कम थे, तो जो भी उनको मिलता था, बच्चे या औरतें या पुरुष, उनसे वे काफ़ी ज़्यादा टाइम तक काम करवाते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि मजदूरों की संख्या उस समय उतनी नहीं थी जितने की उन्हें आवश्यकता थी। क्योंकि औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर बेरोजगारी और भी बढ़ जाती थी। क्योंकि जैसे ही वस्तुओं की मुख्य बात ये होता है कि वस्तुओं की जैसे ही मांग गिर जाती है, यानी कि वस्तुओं की मांग अगर घट जाती है तो उत्पादन की गई वस्तुएं क्या होंगी, जस की तस पड़ी रहेंगी। यानी कि अगर किसी भी चीज़ की मांग घट रही है तो उसका उत्पादन बंद किया जाने लगेगा। जब उत्पादन बंद किया जाएगा तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से उस समय हुआ। लेकिन शहर तेज़ी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। जनसंख्या बढ़ रही थी, शहरों शहरों का विकास हो रहा था, शहरों में जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से विकसित हो रही थी, बढ़ रही थी, इसलिए वहाँ पे जो साफ सफाई होता है वो अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा था। इसके बाद क्या हुआ, उदारवादियों ने और रेडिकलों ने, दोनों ने इन समस्याओं का समाधान करने के लिए ये समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। कौन कौन, उदारवादी और रेडिकल लोग। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी। जो रेडिकल समाज को मानने वाले, विचार को मानने वाले थे, जो उदारवादी लोग थे, उनके पास काफ़ी संपत्ति थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी भी करते थे। जो उदारवादी लोग थे, जो रेडिकल लोग थे, उनके यहाँ बहुत सारे नौकरी करने वाले थे। उन्होंने व्यापार और औद्योगिक व्यवसायों को के जरिए क्या किया, बहुत सारे धन दौलत इकट्ठा की थी। इसलिए उन्होंने क्या चाहते थे, इसलिए वे ये चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उनका व्यक्तिगत प्रयास क्या था, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता क्या थी, मान्यता यह थी कि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले, जिसके पास पूंजी हो। यानी कि अगर उनको रोजगार मिलेगा, उनके पास पूंजी रहेगी, तो वे अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। अगर उन्हें काम नहीं मिलता है तो उनका आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा, वो पिछड़ापन के शिकार हो जाएंगे। तो इसी कारण क्या हुआ, 19वीं सदी के शुरुआत दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष क्या हुए, उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए। यानी कि उदारवादी विचारधारा और रेडिकल विचारधारा के आसपास ही भटकने लगे, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उन्हें काम मिलने वाला था। फिर उसी दौरान 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी में क्या हुआ, 1815 ईस्वी में यूरोप में जिस तरह की सरकारें बनी थी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। जो सरकार बनी थी 1815 ईस्वी में, क्योंकि 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ था, उसके बाद से नेपोलियन बोनापार्ट का पतन उसी समय हो गया था। तो उस समय जो सरकार बनी थी उसमें जो उदारवादी लोग थे और रेडिकल लोग थे, वे क्रांति के पक्ष में थे, पुनः वे क्रांति चाहते थे। तो उनमें फ्रांस था, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्तापलट का प्रयास करने लगे थे। तो इस प्रकार से ये दूसरा पॉइंट था, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। इस प्रकार से औद्योगिक
औद्योगिक क्रांति जब हुई तो उसका प्रभाव किस पे पड़ा? उसका प्रभाव आम व्यक्ति पे पड़ा। औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ कि आम व्यक्ति को काम मिलने लगा, बच्चों को, महिलाओं को और पुरुषों को। अब काम जितना करना चाहिए था उससे ज़्यादा उन्हें काम करना पड़ता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या उतनी नहीं थी जितना कि वहाँ पे व्यक्तियों की आवश्यकता थी। यानी कि फैक्ट्रियों में, कारखानों में जितने व्यक्तियों की आवश्यकता थी, जितने नौकरों की आवश्यकता थी, उतने मिल नहीं पाते थे। इसलिए क्या किया जाता था, उन्हें ज़बरदस्ती ज़्यादा टाइम काम करना होता था। तो उससे उनकी आर्थिक स्थिति भी क्या हुई थी, धीरे धीरे सुधरी थी। अब अगला पॉइंट क्या है, यूरोप में समाजवाद आना। यूरोप में समाजवाद आना। समाजवाद का मतलब क्या होता है, समाज के हितों को ध्यान में रखकर, यानी कि समाज हित के लिए जो काम किए जाते हैं वो क्या होता है, समाजवाद। यानी कि जो समाजवादी सरकारें होती हैं उनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, समाज के हितों को ध्यान में रखकर काम करना। तो यूरोप जो था, धीरे धीरे यूरोप में क्या हुआ, धीरे धीरे यूरोप में समाजवाद आने लगा। 17वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी में जब क्रांतियाँ स्टार्ट हो गई थी, उससे पहले तो निरंकुश राजतंत्र था। तो निरंकुश राजतंत्र में राजा सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, जनता के बारे में नहीं सोचते थे। लेकिन जैसे ही वहाँ पे क्रांतियाँ स्टार्ट हुई, राजतंत्र का युग समाप्त हो रहा था धीरे धीरे, तो समाजवाद की स्थापना होने लगी। अब जो समाजवादी व्यवस्था था वो निजी संपत्ति के विरोधी थे। समाजवाद को मानने वाले क्या थे, निजी संपत्ति के विरोधी थे। उनका मानना था कि निजी संपत्ति को सही नहीं, वे निजी संपत्ति को सही नहीं मानते थे। वे क्या कहते थे, संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं का जड़ है। ऐसा भी इसलिए कहते थे कि उनका तर्क यह था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। यानी कि जो पूंजीपति लोग होते हैं वे सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने निजी लाभ के बारे में ही सोचते हैं, वे आम आदमी के लाभ के बारे में नहीं सोचते हैं। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो वह साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। तो पूंजीपति जो व्यवस्था होती है, वे पूंजीपति अपने बारे में सोचते हैं, अपने निजी लाभ के बारे में सोचते हैं। जबकि समाजवाद में क्या होता है, समाजवाद में जनता यानी कि पूरे समाज के बारे में सोचा जाता है, कि समाज के हित के बारे में सोचा जाता। तो यूरोप में उस समय समाजवादी व्यवस्था स्टार्ट हो गई थी। यानी कि जो सरकारें थी, जो वे किसके बारे में सोच रही थी, समाज के बारे में, यानी कि समाज हित के बारे में सोच रही थी। तो समाजवादी जो लोग थे इस तरह का बदलाव चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पे क्या किया, अभियान चलाया। यानी कि बड़े पैमाने पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। समाजवादियों के पास एक भविष्य की बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादी जो लोग थे वे कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचारों पे दिलचस्पी थी। मतलब ये कि जो इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति थे रॉबर्ट ओवेन। कौन थे, रॉबर्ट ओवेन। जो इंग्लैंड के उद्योगपति थे रॉबर्ट ओवेन, उन्होंने क्या किया, इंडियाना यानी कि अमेरिका में नया समन्वय के नाम पर एक नए के समुदाय की रचना की। तो कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते हैं। इसके लिए क्या किया जाएगा, वे चाहते थे कि सरकार अपनी तरह सामूहिक खेती को बढ़ावा दे, जिससे कि आम आदमी को काम मिल सके। आम आदमी को काम मिलेगा तो उसकी क्या होगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, वो अपने परिवार के लिए अच्छे प्रकार से काम कर पाएगा। तो इस प्रकार की बहुत सारी विचारधाराएं थी, जिनमें कार्ल मार्क्स थे, फ्रेडरिक एंगेल्स थे। इन सभी ने इस प्रकार का विचार पेश किया कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। उनका कहना क्या था कि औद्योगिक क्रांति अगर बढ़ेगी, ज़्यादा होगी, तो वो पूंजीवाद को बढ़ावा देगी, क्योंकि फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है। जितनी फैक्ट्री खोली जाएगी वो आम आदमी नहीं खोलेगा, बल्कि कौन खोलेगा, जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास पूंजी ज़्यादा होगी, वही क्या करेगा, वही फैक्ट्री लगाएगा। तो जो लाभ किसको मिलेगा, लाभ भी उसी व्यक्ति को मिलेगा।
पूंजीपति को ही मिलेगा। अब मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है, मतलब कि पूंजीपति क्या करेगा, पूंजीपति तो फैक्ट्री लगाएगा और उस फैक्ट्री लगाने से उसको जो लाभ प्राप्त होगा वो किसके द्वारा प्राप्त होगा, मजदूरों के द्वारा। तो ये विचार किसका था, कार्ल मार्क्स का था। इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह के मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। मतलब ये कि पूंजीपति ने फैक्ट्री लगाया, उससे वह लाभ कमाया, लाभ किसके द्वारा कमाया, वह आम आदमी के, मजदूरों के काम से वह लाभ कमाया। और लाभ क्या किया उसने, अपने आप में अपने संचय कर लिया, यानी कि वह रख लिया। अगर उस लाभ में से थोड़ा सा वह मजदूरों में बांटे तो उससे मजदूरों का सुधार हो सकता है, लेकिन पूंजीपति ऐसा नहीं करते। तो इस प्रकार की व्यवस्था को समाज से उखाड़ फेंकने की जरूरत थी। यानी कि कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था समाज में नहीं होनी चाहिए, बल्कि कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, समाजवादी व्यवस्था, जिसमें हित किसका हो, समाज का हो, आम आदमी का हो, मजदूरों का हो। तो ये विश्वास किसका था, कार्ल मार्क्स का था। कार्ल मार्क्स का विश्वास यह था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत किसकी होती है, अंततः मजदूरों की ही होती है। तो अब अगला पॉइंट है समाजवाद के लिए समर्थन। समाजवाद के लिए समर्थन। तो 1870 का जो दशक था, 1870 के दशक में क्या हुआ, 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचारधारा थी पूरे यूरोप में फैल गई थी। 1870 के आसपास क्या हुआ, जो समाजवादी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा का मतलब समाज हित के लिए किए जाने वाला काम, यानी कि वह काम जो, वह विचारधारा जो समाज हित के लिए किया जाता है, वह समाजवाद विचारधारा थी। तो यह विचारधारा पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैल गई। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने भी क्या किया, अपनी जीवन और कार्य स्थितियों से सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि समाजवाद की शुरुआत 1870 के आसपास हुई, पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैलने लगा, तो इंग्लैंड और जर्मनी के जो मजदूर थे वे भी अपने जीवन को सुधारने के लिए इसी प्रकार की व्यवस्थाएं चाहते थे। किस प्रकार की, समाजवादी व्यवस्था, जिसमें समाज का कल्याण हो। तो उन्होंने क्या किया, संगठन बनाना स्टार्ट कर दिया। संकट के समय उन्होंने सदस्यों की मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। अब इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने क्या किया, इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने ये किया कि एक कोष बनाया, जिसमें उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करना शुरू किया और जो उनसे अधिक काम लिया जाता था, जैसे कि इस समय जैसे कि 8 घंटे का काम होता है और अगर 10 घंटे 12 घंटे का काम लिया जा रहा हो और वेतन उतना ही 8 घंटे का ही मिल रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे, अधिक काम लिया जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अधिक काम करना, यानी कि काम के घंटों में कमी और मताधिकार के लिए आवाज़ उठाई। तो काम के घंटों में कमी की जाए और दूसरा उन्हें अधिक मताधिकार, राजनीतिक अधिकार दिया जाए, इसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाना क्या किया, शुरू कर दिया। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। उन्होंने एक लेबर पार्टी बनाई, कब बनाई, 1905 ईस्वी में। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। 1905 में ब्रिटेन ने क्या किया, समाजवादियों के लिए ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अलग पार्टी बनाई, लेकिन 1914 तक वे कामयाब नहीं हो पाए थे। संसदीय राजनीति ने उन्हें प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे, यानी कि जो संसदीय राजनीति के उनके प्रतिनिधि थे वे जीतते रहे, तो उन्होंने कानून बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। लेकिन जो सरकारें थी, रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल का ही दबदबा उसमें बना रहा। जो सरकारें बनी बाद में, उसमें इन्हीं तीनों विचारधाराओं वालों का दबदबा रहा, रूढ़िवादियों का, उदारवादियों का और रेडिकल यानी कि तीनों विचारधाराओं को रखने वाले जो लोग थे, उन्हीं का दबदबा पूरे समाज में बना रहा। तो आई होप बच्चों ये दूसरा अध्याय का पहला जो भाग था, सामाजिक परिवर्तन का युग, आपको समझ में आया होगा। इसमें पूरा जो इस पाठ का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि रूस में या यूरोप में जो समाजवाद का
समाजवाद की शुरुआत हुई कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति के बाद। रूस में या यूरोप में जो क्रांति हुई कब हुई? समाजवादी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के बाद समाजवाद की शुरुआत हुई। और वहाँ उस समय 3 प्रकार की विचारधाराओं को रखने वाले लोग थे। उदारवादी जो बराबरी के पक्ष में थे, रेडिकल जो बहुमत के आधार को मानने वाले थे, और रूढ़िवादी जो तीनों बातों को नहीं मतलब दोनों के विरोधी थे। इसके बाद औद्योगिक क्रांतियाँ हुई। औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति के होने से फैक्ट्रियाँ लगी, कारखाने लगे, जिसमें आम व्यक्ति मतलब कि पुरुषों को, महिलाओं को, बच्चों को भी अधिक काम करना पड़ा, क्योंकि मजदूरों की समस्या होने के कारण उन्हें अधिक काम करना पड़ा। अब मांग जब घटने लगी, मांग घटने के साथ क्या हुआ? जैसे ही मांग घटने लगी, वे उत्पादन घटा दिए। उत्पादन घटाने पे क्या हुआ कि बेरोजगारी बढ़ती गई, क्योंकि उन्होंने क्या किया? मजदूरों को काम से निकाल दिया। ऐसा इसलिए किया गया कि मजदूरों को काम पे तभी रखा जाएगा जब मांग बढ़ेगी। जब मांग घट गई तो उत्पादन को घटाया गया। अब उत्पादन जब घटाया गया तो मजदूरों को काम से निकाल दिया गया। इसी दौरान यूरोप में समाजवाद का विस्तार शुरू हो गया, क्योंकि उससे पहले पूंजीवादी व्यवस्था थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वयं में लाभ कमाना। पूंजीवादियों का मुख्य काम था अपने आप को लाभ कमाना, अपने लाभ के लिए जीना। पूंजीपति लोग क्या करते थे? सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, निजी लाभ के बारे में सोचते थे। जबकि समाजवाद का मतलब क्या था? समाजवाद का मतलब था कि समाज के हित को ध्यान में रखकर काम करना। तो कार्ल मार्क्स ने भी अपनी विचार दी, जिसमें उन्होंने पूंजीपतियों को क्या किया? पूंजीपतियों को मजदूरों के लिए अभिशाप माना और कहा कि जब तक पूंजीवाद समाप्त नहीं होगा मजदूरों का विकास नहीं हो सकता। तो उन्होंने पूंजीवाद का क्या किया? विरोध किया और समाजवाद का समर्थन किया। और अंततः धीरे धीरे समाजवादी व्यवस्थाएं स्टार्ट हुई। ब्रिटेन में 1905 ईस्वी में समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। यानी हालांकि 1914 तक वह सफलता तो प्राप्त नहीं कर सकी, लेकिन जो सरकारें बनती रही उन सरकारों में उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादियों का क्या था? इन तीनों का दबदबा बना रहा। तो ये था अध्याय 2 का पहला पार्ट, सामाजिक परिवर्तन के युग। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।